और सचिन पायलट के आज जो रणनीति है आगे की क्या होने वाली है, इसके अलावा उनकी सोच है, इन्हीं तमाम सवालों के आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी राजस्थान तक पर राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में नजर आए हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक पर। सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस में ही आपस में नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अब शायद विपक्ष की जरूरत नहीं है। शायद अब सचिन पायलट जिस तरह से गहलोत को लेकर के बात कर रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट की रणनीति है? देखो आंचल, राजस्थान की राजनीति बहुत दिलचस्प और बड़ी इसमें चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को विपक्ष की जरूरत नहीं है। दोनों में पक्ष भी है और विपक्ष भी है। सामान्यतः होता यह है कि राजनीति में दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष पक्ष होता है। विपक्ष आवाज उठाता है, सत्ता पक्ष जवाब देता है। लेकिन राजस्थान में इस समय कांग्रेस के अंदर पक्ष भी है, विपक्ष भी है। पक्ष कांग्रेस है, कांग्रेस में पक्ष जो है वो अशोक गहलोत है और विपक्ष की भूमिका इस समय सचिन पायलट निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 10 विपक्ष हैं, एक नहीं है। तो ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर यहाँ पर इस वक्त राजस्थान की राजनीति आ चुकी है। अब आप बात करेंगी कि सचिन पायलट की रणनीति। देखिए, सचिन पायलट का जो 25 सितंबर को एपिसोड हुआ, उसके बाद में एक तरह से सचिन पायलट का स्वाभिमान केंद्रीय नेतृत्व के साथ में लग चुका था और ऐसा लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व अपने ओरा को बचाने के लिए, अपने मान को बचाने के लिए सचिन पायलट को यहां पदस्थापित करेगा। लेकिन लंबा समय निकल गया, बयानबाजी होती रही, गले मिलते रहे, लेकिन हकीकत में सचिन पायलट को कुछ मिला नहीं। ऐसे में सचिन पायलट पंजाब में राहुल गांधी से मिलने गए। उनके बीच में क्या बातचीत हुई, ये एक तरह से देखा जाए तो अघोषित है। लेकिन उनके आने के तुरंत बाद जिस तरीके से किसान सम्मेलन हुए और जिस तरीके से सचिन पायलट ने उनके जो सिपह सालार हैं उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, उससे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ये तो मानता है कि वो मजबूर है, अशोक गहलोत के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को फ्री हैंड दे दिया कि अपने ओरा को दिखाने के लिए आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज सचिन पायलट इस समय पूरी तरह मुखर है और किसान सम्मेलन के माध्यम से वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए आंचल, दो बात और है। सचिन पायलट दो चीजें यहां बता रहे हैं। एक, वो बता रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी सचिन पायलट जो 4 वर्षों से तमाम तरह की जुबानी जो उनके खिलाफत हुई, जो पराकाष्ठा की सीमा तक उनके लिए बोला गया, तब तक वो चुप रहे। लेकिन अब 4 साल बाद चुनाव के 10 महीने 11 महीने पहले वो अचानक मुखर होंगे। आपको समझना पड़ेगा, राजनीतिक चश्मे से जब देखते हैं तो हम इन चीजों का विश्लेषण करते हैं। अब सचिन पायलट ने किया क्या है? देखिए, सचिन पायलट फील्ड में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार को रिपीट करना है, लेकिन सरकार जिन कामों के दम पर आएगी, यानी अशोक गहलोत सरकार के 4 वर्ष, उन्हीं को वो और उनके सिपह सालार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि जो 4 वर्षों में हुआ है नहीं हुआ, गलत हुआ। एक, दूसरा, सचिन पायलट टाइगर जिंदा स्टाइल में चल रहे हैं तो उनके पीछे भीड़ है। सचिन पायलट ये बता रहे हैं कि सरकार में चाहे अशोक गहलोत हो, लेकिन जनता के दिलों में सचिन पायलट हैं। उनके वो 36 कौम के नेता हैं, युवा उनके पीछे है, किसान उनके पीछे है, महिलाएं उनके पीछे है, सर्व समाज उनके पीछे है। तो सचिन पायलट अपने आप को यहां पर पदस्थापित कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब मैं कहता हूं कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अगर पिछले कुछ बयानों को आज हम देखें, और मैं कुछ बयान दोहराता हूं यहां पर, अगर उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बयान तो विपक्ष के होने चाहिए थे, भाजपा के होने चाहिए थे, लेकिन ये बयान सचिन पायलट और उनके सिपह सालार देख रही। देखिए, ब्रजेंद्र रोला ने क्या बयान दिया? उन्होंने दिया कि सचिन पायलट के हाथ मजबूत होंगे तो कांग्रेस ही मजबूत होगी, यानी अशोक गहलोत के हाथ मजबूत होने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। सुचित्रा आर्य जो सीनियर लीडर है, वो क्या कहती हैं
वो कहती है अशोक गहलोत ने पायलट के साथ दगाबाजी करके सत्ता हाथ आई। हम्म, हेमाराम चौधरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं हटे तो युवा धक्के मार के हटा देंगे। आप बयानों की तासीर समझिए। जी। राजेश गोड़ा कहते हैं कि इस 21 विधायक लाने वाले को तो हम पास समझ लें। 21 कौन लाए थे? अशोक गहलोत लाए थे। और जी। 21 से जो 100 तक पहुंचा दिया सचिन पायलट, उनको हम नालायक निकम्मा कहते हैं। हम्म, किसके ऊपर एलिगेशन सवाल है ये। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग सचिन पायलट के बयानों पर। सचिन पायलट जो पेपर लीक है और वहां जब ये कहा जाता है कि कोई अफसर या नेता इसमें शामिल नहीं है जो अशोक गहलोत ने कहा, तो सचिन पायलट सवाल उठा रहे हैं कि तो कमाल हो गया, ये तो जादू हो गया, बिना किसी नेता बिना किसी अफसर के शामिल हुए पेपर अपने आप बाहर आ गया। इसके ऊपर सवाल है ये। फिर अभी महाराजा कॉलेज में युवा महोत्सव हुआ, उस पर सचिन पायलट गए, वो उन्होंने माइक पब्लिक के सामने किया और उनसे पूछा कि बताओ मेरे लिए क्या क्या कहा। और वो युवा जो सामने थे वो चिल्ला चिल्ला कर बोले नालायक, निकम्मा, ये सब कुछ उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने एक बयान और दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड की पीएम जो जेसिंडा है उसका उन्होंने हम्म, उदाहरण दिया कि जेसिंडा खुद अपने आप रिटायर हो गए, युवाओं को उनको लगा कि अब मैं थक गई हूं, मैं काम नहीं कर सकती उस ऊर्जा से, तो ये तासीर होनी चाहिए नेता की। ये सारे सवाल किसके ऊपर हैं? ये सारे जी। सवाल तो विपक्ष उठाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर पक्ष भी है, विपक्ष भी है, और राजस्थान के राजनीति में ये पहली बार हो रहा है कि दल के अंदर अंदर ही अंदर पक्ष है और विपक्ष है। और सचिन पायलट जिस तरीके से गठबंधन शुरू कर रहे हैं, ऐसा लगता है जी। एक तरह से वो गाना गुनगुना रहे हैं, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर मेरे यार की। अब यहाँ यार की जगह आई ना खबर सीएम तक, आई ना खबर पीसीसी चीफ तक की। तो वो ये बताने के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है, मैं पूरी तरीके से उतने बलशाली हूँ, लोग मेरे पीछे हैं, वो यहाँ पर निकल गए हैं। जी बिल्कुल, टाइगर अभी जिंदा है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हमें लाइव देख रहे हैं। उनसे भी यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट की क्या रणनीति होगी आगे, और जिस तरह से लोगों का जो प्यार है पायलट के लिए उमड़ रहा है, तो क्या आप सोचते हैं कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के सीएम उम्मीदवार होने चाहिए? योगेंद्र जी, एक सवाल और ये भी उठता है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था, आला कमान की तरफ से साफ संदेश था कि यदि नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा, लेकिन यहाँ तो खुलेआम बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ राजस्थान के दौरे पर भी आते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं, तो आखिर उनका क्या रोल रहने वाला है फिर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको उनकी रणनीति बताता हूँ, जी। जो सचिन पायलट सोच रहे होंगे इस समय। ऐसा नहीं हो सकता कि सचिन पायलट इतने सारे बयान दे रहे हैं, उनके सिपह सालार बयान दे रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा कि बयान ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे, उनको अच्छी तरह मालूम है। हम्म, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चलिए। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर एक नारा बड़ा प्रचलित था, हम्म, मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। जी। दरअसल वसुंधरा इतनी हावी हो चुकी थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर कि ये राजनीतिक हलकों में ये कहा जाने लगा था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह इतने परेशान हैं कि वो अगर वसुंधरा हट सकती है, राजनीतिक भाषा में जिसको कहते हैं कि वसुंधरा को अगर किनारे किया जा सकता है, तो राजस्थान की सत्ता खोने के लिए तैयार है। और हम्म, वही राजस्थान में हुआ, कांग्रेस सरकार में आ गई। इस समय देखिए, मुझे अपने राजनीतिक चश्मे से ऐसा दिखता है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने किनारे किया है केंद्रीय नेतृत्व को, तो हम्म, केंद्रीय नेतृत्व आहत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मजबूर है। आर्थिक मजबूरियां हो सकती है, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है कि वो अशोक गहलोत को ना हटा सकते हैं, ना अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चाहते होंगे कि अगली बार जब सरकार बने तो अशोक गहलोत वापस सीएम बने, क्योंकि अगर हम्म, अगर सरकार आ गई और अशोक गहलोत सीएम बन गए तो फिर अशोक गहलोत कांग्रेस के बस में तो नहीं आएंगे। हम्म, अपने उसको बचाने के लिए अगर केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की तरह अपनी सरकार को खोना पड़े तो शायद वो खो देंगे, लेकिन अपने औरों को बचाने की कोशिश करेंगे। हम्म, सचिन पायलट भी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल आप सोचिए, अगर सरकार रिपीट होती है तो क्या होगा? इसका मतलब है कि 5 साल में अशोक गहलोत ने जितने काम किए हैं उसमें मोहर लगेगी।
अशोक गहलोत जो काम कर चुके हैं, उसके आधार पर सरकार रिपीट होती है। हम्म। तो फिर आप क्या कल्पना करती हैं कि अशोक गहलोत के कामों पे सरकार रिपीट होगी और चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट बन जाएंगे? फिर तो अशोक गहलोत बनेंगे। जी। तो सचिन पायलट के लिए इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? हम्म। नहीं हो सकता। तो सचिन पायलट आज जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कटघरे में अशोक गहलोत को खड़ा कर रहे हैं, सरकार को खड़ा कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको होना है? उसे कांग्रेस को नुकसान होना है। हम्म। लेकिन ये राजनीति है। मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। वो कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि सरकार सत्ता में आनी चाहिए। तब मैं कहता हूं कि देखिए, राजनीति में अशोक गहलोत ने भी कहा है और पायलट ने भी कहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। तो ये जी। जो चल रहा है, सचिन पायलट गलत नहीं हो सकते, क्योंकि सचिन पायलट की तपस्या का भी कोई फल उनको मिल नहीं रहा है। तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी तपस्या को भंग किया शांत रहने की, अपना त्रिनेत्र खोला, और अब वो फील्ड में चल पड़े ये बताने के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है। आपने एक सवाल और एक पूछा था सवाल, रंधावा जी जी की, दोबारा बिल्कुल। रिपीट कर दीजिए जी। जी जी बिल्कुल। रंधावा क्यों शांत हैं, क्यों एक प्रदेश प्रभारी की भूमिका में वो नजर नहीं आ रहे हैं? जिस तरह से कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर प्रदेश प्रभारी की क्या भूमिका होगी? देखो आंचल, मैंने आपके शो में एक बार कहा था कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनकी यही हालत है। रंधावा के पहले माकन आए, बहुत हाथ पैर मारे, वो भी चले गए। माकन के पहले भी आए थे, वो भी चले गए। रंधावा क्या कर लेंगे? अशोक गहलोत का जो विराट स्वरूप आज कांग्रेस में हो गया, और एक तरह से कह लीजिए कि राजस्थान में कम से कम कांग्रेस इज अशोक गहलोत, अशोक गहलोत इज कांग्रेस, ये नारा एक तरह से लोग दबी जुबान से कहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बिसाते बिछाई, और जिस तरीके से एक एक करके चीजें अपने कब्जे में ली, और लोग नतमस्तक होते चले गए। याद करिए, वेणुगोपाल ने क्या कहा था कि 3 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर का फैसला हो जाएगा। 3 महीने निकल गए, कोई फैसला हुआ क्या यहाँ पर? जहां तक रंधावा का सवाल है, तो देखिए रंधावा राजस्थान के प्रभारी हैं, पर आप जरा सोचिए, रंधावा उस पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं जिस पंजाब में चन्नी के बनने के पहले रंधावा को भी चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार माना गया था। और वहां पर क्या हुआ? रंधावा नहीं बने, चन्नी बने। रंधावा ने स्टेटमेंट यहां दिया था कि जो पंजाब में हमने भुगता और जो पंजाब में गलतियां हमने की वो हम यहां नहीं करेंगे। इशारा तो उनका इधर ही था, सचिन पायलट की तरफ। और कुछ हुआ क्या? आज तो वो भी एक तरह से अशोक गहलोत के पीछे पीछे घूम रहे हैं। उनके सामने जनता पेपर लीक को लेकर के एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है, वो किस तरीके से लताड़ रही है उनको, और वो चुपचाप सुन रहे जी। हैं। तो रंधावा की भूमिका भी वही हो चुकी है जो पूर्व के प्रभारियों की रही है। रंधावा कुछ नहीं कर सकते। जब आला कमान और हाईकमान नहीं कर सकता, तो रंधावा क्या करेंगे? जी। जब यहाँ पर राहुल गांधी आए थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर, तब भी कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे जाएगी उसके बाद में फैसला हो जाएगा। कितने दिन हो गए निकले हुए राहुल गांधी को यहाँ से? तो सुगबुगाहट है। अब तो बजट आने वाला है। तो देखिए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। रंधावा कुछ नहीं कर सकते, रंधावा के हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ तय है, अशोक गहलोत यहाँ पर रहेंगे, अशोक गहलोत को नहीं हटाया जा सकता। आला कमान मजबूर है, और कांग्रेस के इतिहास का सबसे कमजोर आला कमान इस समय है जो पूरी तरह मजबूर है। उनकी अपनी मजबूरियां, आर्थिक और राजनीतिक मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रंधावा कुछ नहीं करेंगे, आला कमान कुछ नहीं करेगा, और अपने उस टाइगर जिंदा वाले स्टाइल को बचाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए, अपने फॉलोअर्स में उत्साह पैदा करने के लिए, और अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो शुभचिंतक हैं, उनको बताने के लिए कि सचिन पायलट आज नहीं तो कल राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य ही सचिन पायलट है। सचिन पायलट मैदान में कूद पड़े हैं। कांग्रेस को नुकसान हो तो हो, कांग्रेस को फायदा हो तो हो, सचिन पायलट ने अपनी डगर पकड़ ली, और अगले चुनाव तक सचिन पायलट, मुझे नहीं लगता, इससे पीछे हटेंगे। जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर और है कि सचिन पायलट के कटघरे में गहलोत हैं, और यदि गहलोत पर वो निशाना साध रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान शायद कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से बेनीवाल
सचिन पायलट को आमंत्रित कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि यदि वो हमारी साइड आ जाए तो कम से कम 140 सीट पक्की है। हालांकि आज की परिस्थिति में ये शायद संभव ना हो, सचिन पायलट के बयानों से भी ऐसा नहीं लगता है। क्या लगता है योगेन जी की भविष्य में ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं? देखिए आंचल, मुझे लगता नहीं कि इसकी संभावनाएं हैं। मैं आपको 2 कारण जी। बताता हूँ। पहला कारण ये है कि सचिन पायलट अगर चले जाते हैं हनुमान बेनीवाल के साथ में, तो भी जो हनुमान बेनीवाल का जिस तरीके का ऑरा है, वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं, उसके अंदर सचिन पायलट कम से कम फिट नहीं बैठेंगे। जी। एक, क्योंकि 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, उनकी अपनी टेरिटरी होती है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक पल के लिए सोच लीजिए कि चलिए सचिन पायलट चले जाते हैं और बहुमत भी आ जाता है हनुमान बेनीवाल का, तो फिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? हनुमान बेनीवाल बनेंगे या सचिन पायलट बनेंगे या नारायण बेनीवाल बनेंगे? तो फिर सचिन पायलट को मिलेगा क्या जाकर के? सारी लड़ाई तो चीफ मिनिस्टर की है और वही आप देने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या मिलेगा आपको? पहला। दूसरा जरा सोचिए, किरोड़ी लाल मीणा जी का जहां तक सवाल है, वो इन्हें कॉल कर रहे हैं, पर किरोड़ी लाल मीणा जी किस ओहदे से इनको बुला रहे हैं, किस ओहदे पर है? वो एक राज्यसभा सांसद है, राजस्थान की कार्यकारिणी में तो किसी पद पर नहीं है। वो तो खुद अपना झंडा अलग उठा के चलते हैं, और जब वो झंडा उठाते हैं, उस झंडे में भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ में नहीं होते। तो क्या उनको ग्रीन सिग्नल अमित शाह ने दिया है? क्या सतीश पूनिया को इग्नोर कर दिया गया है? क्या उनको नरेंद्र मोदी ने दिया है कि आप लेकर आइए सचिन पायलट? और सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देगी? और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो भाजपा बाकी करेंगे क्या? और अगर उनको बना देंगे, तो फिर गजेंद्र शेखावत क्या करेंगे? सतीश पूनिया क्या करेंगे? राजेंद्र सिंह राठौड़ क्या करेंगे? वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेंगी? फिर जो 10 वहां पर जो एक कुर्सी 10 बीमार, यानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार, उसकी जगह अब हम राजनीति में कहने लगे एक कुर्सी भाजपा में 10 बीमार, तो उसके अंदर 11वां बीमार आके क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी में? तो दोनों संभावनाएं देखिए है नहीं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट को ये दिख रहा है कि मैं कांग्रेस में रहूं, कांग्रेस में जिस तरीके की भीड़ मेरे उमड़ती है, जो मेरा ऑरा है उसको बनाए रखूं। मैं ये बता दूं सबको, क्योंकि आज सचिन पायलट के जो सभाएं हैं, उनमें भीड़ ज्यादा है, अशोक गहलोत की सभाओं में से कम भीड़ है। जी, बिल्कुल। तो वो सचिन पायलट, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। जी। ये जो वर्ड इसीलिए है कि सचिन पायलट ही कांग्रेस है। यहाँ पर सत्ता में भले अशोक गहलोत हो सकते हैं, लेकिन जनता में कांग्रेस के नाम पर सचिन पायलट है। सचिन पायलट का सीधा टारगेट है। अगली बार, चूंकि ट्रेंड यहाँ का ऐसा, वो कितना ही कहें, कांग्रेस की जो हालत है, जो राजस्थान में शासन की हालत है, जिस तरीके से क्राइम यहाँ पर है, जिस तरीके से बेरोजगारी यहाँ पर है, जिस तरीके से बाकी चीजें यहाँ पर है, नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ पर रिपीट होगी अशोक गहलोत के नेतृत्व में। उनका सीधा टारगेट है कि अगली बार चुनाव हो, हम विपक्ष में आए, ये कम से कम नेता प्रतिपक्ष बने, वापस से झंडा उठाएं, पीसीसी चीफ बने, फिर 5 साल संघर्ष करें, अगली बार ट्रेंड के अनुसार कांग्रेस सत्ता में आए। क्योंकि अगर इस बार अशोक गहलोत हार गए, तो अशोक गहलोत की पारी और इनिंग तो मुझे लगता है कि कितना भी जादुई चक्र भी चलाएं, लेकिन वो शायद खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद सचिन पायलट अकेले मैदान में होंगे, पीछे फॉलोअर होंगे, अगली बार चुनाव होंगे। राजस्थान में अगर कांग्रेस आती है, तो सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बने, तब सचिन पायलट 50 वर्ष के होंगे, और 50 वर्ष की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती राजनीति में, लोग तो 50 से उम्र के बाद शुरू करते हैं, वो बने। और यही मैंने पहले भी आपके शो में कहा और बाकी चैनल पे कहा है कि राहुल गांधी ने, चूंकि मजबूर है इस समय कुछ नहीं करने के लिए, उन्होंने सचिन पायलट को यही सब कुछ समझाया, और इसी दिशा को होने के बाद अब सचिन पायलट पूरी ताकत के साथ मैदान में निकल पड़े और उन्होंने झंडा उठा लिया, टाइगर अभी जिंदा है। योगेश जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि सचिन पायलट की जो फैन फॉलोइंग है, वो राजस्थान में भी है और भारत में भी है, हम ये कह सकते हैं। और जहां जहां राजस्थान में वो जाते हैं, वहां वहां लोगों का जो प्यार है वो उनके लिए उमड़ता है। तो इस बात की कितनी संभावना है कि सचिन पायलट खुद की पार्टी बनाए और खुद चुनाव लड़े? देखो आचल, इसकी संभावना मुझे शून्य लगती है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बहुत कद्दावर नेता है। उनकी फॉलोइंग भी सचिन पायलट से कम नहीं है। आज जब वो खड़े होते हैं तो उनके पीछे भी एक रेला खड़ा हो जाता है।
12 और 13 के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। देखिए, जब पार्टी बनती है ना, तो हुँ, पार्टी के साथ पार्टी बनाना बहुत आसान हो सकता है, पार्टी को चलाना बहुत टफ होता है। आज जो फ्रेंड फॉलोइंग है, आपको उसके लिए नेता चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ चाहिए। तो हुँ, करुणालाल मीणा जी ने पार्टी बनाई 2012-13 में, 4 सीटें उनकी आके रह गई और अंत हुँ, में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अब जाने के साथ ही पार्टी को विघटन कर दिया उन्होंने। हुँ, राजस्थान का इतिहास ये है कि यहाँ पर पार्टी बनाना और चलाना बहुत मुश्किल है। हुँ, ये ठीक है, हनुमान बेनीवाल ने बनाई और वो 3 सीट लेकर आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल का एक अपना एक तरीका है काम करने का और वो जो ट्रेडिशनल राजनीति उस राजनीति को करते हैं। इसलिए उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था और उनके पास ऑप्शन नहीं थे। लेकिन सचिन पायलट चूँकि उम्र कम है, उन्हें पता है कि कांग्रेस कभी इतना इस तरीके से खत्म राजस्थान में हो नहीं सकती। तो ऐसे में आज नहीं तो कल गहलोत यहाँ से विदा होंगे, वो चाहे हारने के बाद विदा हो और फिर जब विदा होंगे, तब आप सोचिएगा कि तकरीबन जब इनकी विदाई यहाँ से होगी, तो राहुल गांधी पिक्चर में आ चुके होंगे पूरे परफॉर्मेंस के साथ में। सोनिया गांधी उम्र और स्वास्थ्य की वजह से ऑलमोस्ट रिटायरमेंट में जा चुकी होंगी। तो ऐसे में जब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का बोलबाला होगा, तो फिर सचिन का बोलबाला राजस्थान में होगा। हुँ, और इस सारे कैलकुलेशन को उनको समझाया गया होगा, इन्होंने समझा होगा, हमें राजनीतिक चश्मे से दिखता है और इस कैलकुलेशन के आधार पर सचिन पायलट स्टे करेंगे, अपना वजूद, अपनी ताकत, अपनी फ्रेंड फॉलोइंग लगातार दिखाते रहेंगे और हुँ, उसके साथ आने वाले कल का इंतजार करेंगे। इसलिए अपनी नई पार्टी बनाना हमें शून्य लगता है। भारतीय जनता पार्टी में जाना ये दिवा स्वप्न है। हनुमान बेनीवाल के साथ जाना इसकी कोई संभावना नहीं। किसी अन्य पार्टी में जाना फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं। संभावना एक ही है कि उन्होंने जो शुरुआत की है कांग्रेस में, जो अलख जगाई है उन्होंने अपनी, हम जैसे विपक्ष की भाषा परिभाषा में देख रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने वजूद और अपने ओरा को जो आज जहां पर है उससे ऊपर लेके जाएंगे और ये कहा जाएगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहा हूं। योगेश जी, आखिरी सवाल यही है कि सचिन पायलट अपने धैर्य के लिए जाने जाते हैं और वो बहुत ही कम होता है कि जब अपनी चुप्पी तोड़े। हालांकि अभी चुप्पी तोड़ चुके हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट के पास धैर्य या फिर अभी गहलोत की विदाई तक का इंतजार करने तक का ही वक्त है या फिर वो कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं, उनका धैर्य देखिए, उनका जो धैर्य है वो कुछ तो टूटा है और कुछ तोड़ा गया है। जी। क्योंकि अगर वो चुनाव तक धैर्य रखेंगे तो भी क्या मिलेगा उन्हें। उन पर जिस तरह के शब्दों के अटैक हो रहे हैं, जिस तरह के शब्द चलाए जा रहे हैं, उससे अंदर अंदर वो विद्यलिप्त तो होंगे ही होंगे। और उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो फॉलोइंग है, उनके जो सिपहसालार हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने शांत और तपस्वी बनकर क्यों बैठे हैं। तो राजनीति में आप तपस्वी बनने तो नहीं आते, आप हम्म, तपस्या करने तो नहीं आते। तपस्या सत्ता की जाती है, तपस्या शांति की नहीं की जाती। हम्म, तो आप इतने बड़े तपस्वी बनकर क्यों बैठे हैं? और दूसरा हम्म, उनको नुकसान ये कि देखिए, एक सीमा से ज़्यादा अगर आप शांत हो जाएँगे राजनीति में, तो फिर आप किनारे कर दी जाएँगी। और जी। किनारे करने के साथ में आपके जो फॉलोवर्स हैं, अगर उनको लगेगा कि हमारा नेता शांत हो गया, किनारे हो गया, उसके अंदर वो आग खत्म हो गई, उसकी वो तासीर खत्म हो गई, तो उस परिस्थिति में उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो भी अलग हो जाएँगे। जी। इसलिए उनकी मजबूरी थी चुप्पी को तोड़ना और मैं फिर आपको कह रहा हम्म, हूँ कि इस हम्म, चुप्पी के तोड़ने के पीछे कहीं न कहीं ऊपर वालों का भी हाथ है। हम्म, क्योंकि वो मजबूर हैं, तो उन्होंने कहा कि भई हम तो मजबूर हैं, पर तुम मजबूर मत बनो। अपने हैसियत को दिखाने के लिए जो करना है वो करो। अगर वो हम्म, अपनी हैसियत को दिखाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, तो फिर तुम भी अपनी हैसियत दिखाने के लिए उस हद तक चले जाओ। मैदान खुला है, खेल खुला है, कबड्डी का मैच है, कबड्डी-कबड्डी करके मैदान में हैं, देखते हैं किसकी साँस पहले टूटती है। जी, तो ये बिल्कुल। खेल यहाँ पर आचर शुरू हो चुका है और राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी पार्टी के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों हों हम्म, और राजस्थान की राजनीति में विपक्ष भी चुप है, हम्म, पक्ष भी चुप है और दोनों ही पार्टी में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो मुखर हैं। हम्म,
लेकिन मुखर है अपनों के साथ में, अपनी पार्टी के लोगों के साथ में। कटघरे में खड़ा करना चाहिए दूसरों को, कटघरे में खड़ा करना चाहिए दूसरी पार्टियों को, हुँ, कटघरे में खड़ा करना चाहिए दूसरी पार्टी के कार्यकलापों को। हुँ, लेकिन दोनों ही पार्टी में जो क्षत्रपक है, जो नेता हैं, वो अपनी ही पार्टी के अपने ही लोगों को, उनके कार्यकलापों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हुँ, ये राजस्थान की राजनीति का नया प्रादुर्भाव है। हमने भी पूरा जीवन राजनीति को देखते बिताया है, लेकिन इस तरह की राजनीति हम भी पहली बार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले जो 10 महीने हैं, हुँ, राजनीति में इतने हिचकोले होंगे, उसके अंदर इतने ब्लास्ट होंगे, उसके अंदर इतने एंटरटेनमेंट होंगे, उसके अंदर इतने रिवेंज होंगे, इतने इमोशंस होंगे, इतनी खबरें होंगी, क्या चला आप और हम अगर रोज़ भी उनका विश्लेषण करेंगे, तो हमारे विश्लेषण करने की समय सीमा खत्म हो जाएगी। पर राजनीति के जो एपिसोड अब चालू हुए हैं पार्टियों में, वो एपिसोड खत्म नहीं होंगे। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही क्योंकि जिस तरह की राजनीति इस पूरे समय में देखने को मिल रही है, वैसी राजनीति शायद पहले नहीं हुई क्योंकि पार्टी के अंदर ही अपने पक्ष और विपक्ष है और ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार राजस्थान का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी है, भाजपा के अंदर भी गुटबाजी है। अब क्या पता इसका फायदा कोई तीसरा ले जाए, कोई तीसरा मोर्चा ले जाए, लेकिन आप और हम यही बने रहेंगे और हम आपके लिए ऐसी ही तमाम खबरें लाते रहेंगे, उनका एनालिसिस लाते रहेंगे। सचिन पायलट पर आज हमने बात की, लेकिन इसके अलावा हम किसी और मुद्दे पर भी बात करेंगे। आज इस बुलेटिन में इतना ही। योगिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला राजस्थान तक। आपका हमेशा से आभारी इस चीज के लिए रहता है।